इंसान को कब डायग्नोस और कैसे डायग्नोस हो सकता है कि उसे बड़ी आंत में कैंसर है, अल्सर है, मैदे में, ये क्या चीज़ है? किसी भी बंदे को अगर पखाने के रास्ते खून आ रहा है तो वो ये समझता है कि जी मुझे बवासीर का मसला है और वो इसको नज़रअंदाज करके चल पड़ता है। आपका पेट भी साथ फूल रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी पखाना नहीं आ रहा या गैस खारिज होना बंद हो गई है, तो फिर भी आपको ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता ये कोई अंडरलाइन आंत का कैंसर हो सकता है। जो लोग बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, प्रोसेस्ड मीट इसको खाने से कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से इसके कितने चांसेस, बिकॉज बरियात में मतलब वो भी सूख जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी पीते ही नहीं है सर। जैसे कि ना बाकी सारी बीमारियों में मैंने देखा कि अब सर्जरी के लिए मतलब पूरा पेट चाक नहीं करना पड़ता, अब ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे ये अलग, तो इसमें भी पेट चाक किए बगैर ये सारा ट्रीटमेंट हो जी, जी, जी। जाता है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी आपका कैंसर डिज़ीज़ फ्री हो गए तो ये वापस नहीं आ सकते। बहुत से कैंसर्स होते हैं जिनमें रिकरेंस यानी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, सवाल या वहम है उसे दूर किया जा सके। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है, इनका नाम है डॉक्टर अली उबैद, जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल से तरबियत हासिल करने के बाद उमर हॉस्पिटल और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये टाइम दिया। अच्छा सर, आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं जनरल पब्लिक के लिए आपसे पूछूंगा, ताकि हमारे अंदर जो मिथ या वहम है वो मैं दूर कर सकूं। और मैं बड़ी आंत के कैंसर्स हैं उनकी सर्जरीज़ परफ़ॉर्म करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँ। सबसे पहले तो सर आप ये बता दें कि इंसान को कब डायग्नोस और कैसे डायग्नोस हो सकता है कि उसे बड़ी आंत में कैंसर है, अल्सर है, मैदे में, ये क्या चीज़ है? अच्छा, हमारी सेटिंग्स में जो हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें ये बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और लोगों को चूँकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कब इसकी अलामात ज़ाहिर होके और इवन ये फैल जाता है और फिर उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। इसकी सबसे पहले अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी है। और अगर हम कैंसर की अलामात ज़ाहिर होने से पहले इसको पकड़ लें, तो उसका ट्रीटमेंट और उसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं बेशक। एज़ कम्पेयर टू कि जब ये अलामात ज़ाहिर हों। अच्छा, अब इसकी अलामात बहुत सारी हो सकती हैं। नॉर्मली ये कई दफ़ा पखाने के ज़रिए खून आना, ये उसके साथ प्रेज़ेंट करता है। कई दफ़ा आपको बग़ैर किसी वजह के एनीमिया हो रहा होता है, आपके जिस्म में खून की कमी हो रही होती है। कई दफ़ा ये वज़न की कमी, भूख ना लगने की अलामात से ये सामने आता है। कई दफ़ा ये इमरजेंसी कंडीशन में सामने आता है। मसलन कि एक मरीज़ उसका एकदम उल्टियाँ लगना शुरू हो जाए, पेट फूल जाए, पखाना रुक जाए, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं रुकावट के साथ वो प्रेज़ेंट करता है। तो ये कुछ 3-4 अलामात हैं इसकी, जिसके ज़रिए कॉमनली प्रेज़ेंट करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे आबादी के अंदर ये 3-4 अलामात ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मैं अभी आपकी सारी बातों से मैं समझा, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब भी सोच रहा था ये सारी अलामात, जैसे खून आना बवासीर हुँ, की एक हुँ। अलामत भी होती है, और कब्ज़ में भी पखाना रुक जाता है। तो उसके अलावा जैसे भी वो क्या आना नॉर्मली लोगों को आ जाती है, तो मेरे ख्याल से इसके ये अर्ली साइन तो मुझे समझ नहीं आ रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारी सेटिंग के अंदर लोग इसको जनरली बवासीर से कंफ्यूज कर देते हैं। किसी भी बंदे को अगर पखाने के रास्ते खून आ रहा है तो वो ये समझता है कि जी मुझे बवासीर का मसला है और वो इसको नज़रअंदाज करके चल पड़ता है। कई दफ़ा लोग इसको फिशर समझते हैं, जिसे हम ज़ख्म नॉर्मली तौर पे कहते हैं, जो कब्ज़ की वजह से हो जाता है। तो ये 1-2 कंडीशन है जिसको लोग कन्फ्यूज़ करके कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब भी पखाने में खून आए तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बवासीर या ज़ख्म की वजह से, वो खुदा न ख़ास्ता आपको कोई अंडरलाइन कैंसर चल रहा होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आपको पखाने के रास्ते खून आए, तो किसी भी अपने आस-पास जो भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अगर वो कोई बड़ी आंत का स्पेशलिस्ट है, तो उसको लाज़मी चेक कराएँ, इसको ईज़ी मत लें। चाहे आपकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, कभी भी इसको इग्नोर मत करें और इनको हमेशा असेस करवाएँ और एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से इलाज कराएँ। दूसरी बात कि उल्टियाँ आना या वो आना, देखें,
वो तो जनरली बहुत सी वजह हो सकती है। नॉर्मली अगर आपको उल्टियों के साथ आपका पेट फूल जाए या पखाना रुक जाए, तो ये इसको हम रिलेट करते हैं कि जी ये कोई बड़ी आंत का मसला चल रहा है। खाली उल्टी आने की तो बहुत बड़ी बिल्कुल। ज़्यादा रीज़न हो सकती है। लेकिन अगर आपका पेट भी साथ फूल रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी पखाना नहीं आ रहा या गैस खारिज होना बंद हो गई है, तो फिर भी आपको ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता ये कोई अंडरलाइन आंत का कैंसर हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारा पॉडकास्ट है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के छोटे एरियाज़ में भी पहुँचेगा। वहाँ पे आप जैसे काबिल लोग डॉक्टर्स की एसेस नहीं होती। तो आप हमें कुछ ऐसा बता दें फिर वो, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मली जनरल फिजिशियन बैठते हैं, उसके पास जाते हैं और सब हुँ, कुछ बता देते हैं। हुँ, और आई बिलीव कि वो भी शायद वही पाइल्स और मतलब बवासीर का या दूसरी चीज़ों का हुँ। लिख रिकमेंड कर रहा होगा। तो खुद से हम कुछ ऐसा बता सकते हैं जैसे कि अगर एक इंसान को बवासीर में अगर खून आता है तो इस जगह पे तकलीफ़ होती है, और अगर ये वाला मसला है तो इस जगह पे तकलीफ़ होती है या होती ही नहीं है? देखें, इसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अभी रिसेंटली कोई 1 महीना पहले मेरे पास एक इसी तरह पेरिफेरी से गाँव से एक पेशेंट आया और उसको वहाँ के एक लोकल जो प्रैक्टिशनर है, उसने उसको ट्रीट किया ऑलमोस्ट 6 माह। और मसला क्या था कि जी उनको बगैर किसी वजह के उनमें खून की कमी हो रही थी और कोई वजह उस स्पेशली जो जनरल फिजिशियन है उसको समझ नहीं आ रही थी। और वो क्या कर रहे थे कि जी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, कभी दवाइयाँ दे रहे थे। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है, मैं अपने मैसेजेस में ये बात करता हूँ कि अगर ख़ास तौर पे गाँव वगैरह या पेरिफेरी में जो भी डॉक्टर हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि बात समझ में नहीं आ रही या मर्ज़ बढ़ रहा है, तो फ़ौरी उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करें। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये कभी डॉक्टर नहीं बताता कि मुझे नहीं समझ आई, सॉरी बुरा ना मानिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई हम पेशेंट को ऐसा बता सकते हैं कि आप इसको छोड़ के उधर जाइए? क्योंकि अच्छा, डॉक्टर तो वही बिल्कुल, लिखेगा। बिल्कुल। देखें, जो बवासीर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लेते हैं, उसकी ब्लीडिंग जो होती है, हाँ जी। वो नॉर्मली अगर आपको 1-2 एपिसोड्स हुई हैं, तो जो आपके प्रैक्टिशनर लोकल प्रैक्टिशनर हैं, वो कोई ना कोई आपको कब्ज़ ख़त्म करने के लिए मेडिसिन, सिरप देते हैं और तो उससे नॉर्मली कई दफ़ा ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं रुक रही हाँ, मतलब ये समझ और आया मुझे। महीने से ज़्यादा टाइम हो हाँ, गया है हाँ, हाँ, और हाँ। इसी तरह अगर बगैर किसी वजह के समझ नहीं आ रही कि जी जिस्म में खून की कमी एनीमिया क्यों हो रहा है, समझ आ गई। हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही है, तो आपको एज़ मरीज़ खुद समझना चाहिए कि जी ठीक है, अब ये बात बवासीर वाली नहीं लग रही, क्योंकि अगर ठीक हो जाना मैं चाहिए समझ था, गया, तो हाँ। हमें खुद किसी स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह आपका जो नंबर है, जो आपने हमें दिया था, ये इंशाल्लाह साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि अगर किसी ने पूछना है कि अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो आपसे डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरा मकसद भी यही है कि लोगों तक ये रसाई दी जा हुँ, सके हुँ। और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो मैं अपनी वीडियो में आपका नंबर डाल दूँगा ताकि किसी आप पेशेंट ने आपसे डायरेक्ट रब्ता करना है तो वो आपके नंबर से कर लेगा। अच्छा चलें सर, मुझे ये बताएँ कि ये तो हमें पता चल गया ना कि ये मसला होता क्या है। क्या सर ये कुछ ऐसा है कि यंग लोगों में कम और बूढ़े लोगों मतलब बुढ़ापे में, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि कैंसर 40 प्लस लोगों में ही ना ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ है या नहीं? अगेन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी आंत का कैंसर ज़्यादातर जो मिडल एज ऑनवर्ड लोगों में ज़्यादा देखने में है, मतलब 40 साल के बाद इसका रिस्क ज़्यादा होता ज़्यादा है होता था। एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यंग लोगों में ये नहीं हो सकता। वो लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है, मतलब ख़ानदान में किसी को कैंसर रहा हो बड़ी आंत का, या उनकी सक्सेसिव नस्लों में ये बड़ा आंत का कैंसर चल रहा हो, उनमें यंग एज में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं जनरल एक एवरेज रिस्क पॉपुलेशन की बात करूं, तो उनमें 40 के बाद 50-60 में इसका रिस्क ज़्यादा है। अच्छा सर, जिन लोगों को नॉर्मली ज़्यादा कब्ज़ रहती है, क्या उनमें ये चांस ज़्यादा हो सकता है? देखें, कब्ज़ से इसका एज सच वो लिंक नहीं है। हाँ, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। नॉर्मली जो रिसर्चेज़ हुई हैं उसके मुताबिक जो लोग बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, प्रोसेस्ड मीट, ये जो आप पका के गोश्त को खाते हैं, और सेम जो हाई कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट होता है, इसको खाने से कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। हुँ। अच्छा, अब इसके ऑपोज़िट अगर वो लोग जो फ्रूट्स, फल, सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा फाइबर्स वाली डाइट लेते हैं, जैसे सलाद हो गया, हुँ। ठीक है? और इसी तरह जो फाइबर डाइट है, उनमें इसका रिस्क कम है और यही वजह होती है कि इन पेशेंट्स में फिर कब्ज़ के भी चांसेस कम होते कम हैं। होते हैं। कब्ज़ का एज़ सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है,
लेकिन अगर आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उससे आपकी कब्ज भी ठीक रहती है, और ये एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है बड़ी आंत का कैंसर ना डेवलप होने के लिए। अच्छा, मेरा फिर एक क्वेश्चन है, डाइट के साथ अगर मैं एक्सरसाइज को भी लिंक कर दूं, क्योंकि अल्लाह ने एक चीज़ अगर बनाई है गोश्त हमारे लिए खाने के लिए, तो वो इटसेल्फ नुकसान देनी है, हमारा कोई एक्सेसिव यूज़ या इसका मिस यूज़ ही हमें नुकसान दे सकता है, आई बिलीव। अब जैसे कि कुछ मतलब लाइक वो लोग जो चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से अगर वो खा रहे हैं तो उनका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है। जो लोग सिर्फ खा के बैठे रहते हैं और ऑयली बहुत मतलब बना के गोश्त को खाते हैं, उनके लिए ज़रा और ये प्रॉब्लम बड़ा होगी। अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ये कैंसर ना डेवलप होने के लिए। जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, उनमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर जो ना मूवमेंट करने वाली बात है उसकी वजह से आप उनमें ये रिस्क कैंसर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज वॉक जो लोग करते हैं उनमें देखा गया है कि ये कैंसर बनने के रिस्क बहुत कम है। और सर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से इसके कितने चांस है? बिकॉज बरियात में मतलब वो भी सूख जाती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी पीते ही नहीं है। पानी की कमी की वजह से आपको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, वो ज़रूर होती है, बट एज सच इसका कोई लिंक नहीं है कैंसर डेवलप होने से, लेकिन ठीक इससे है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से नॉर्मली ये देखा गया है कि आम पॉपुलेशन में जो ये बवासीर और ये जो फिशर होता है, ये होता है, उससे ब्लीडिंग होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर वो इस तरफ बात चल पड़ती है। मैं अभी तक जो समझ सका हूँ ना, इसकी असल बेसिक आपने अभी तक वजह को बताया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा चांस होते हैं ये इस कैंसर के होने के। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं अभी तक आपकी जी, बातों से जी, जो जी। समझ रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ जो है जो आपकी डाइट में जिनमें एनिमल फैट, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है डायरेक्ट रिस्क फैक्टर। ये कैंसर अच्छा बनने सर, का। ये जो मसाले मसूले और ये जिंगर बर्गर और यू नो व्हाट सब्जी के ऊपर इतने ज़्यादा ये चाट मसाले डाल के, इसका कोई? मैं वही बात की, जैसे प्रोसेस्ड मीट है, ये हाँ, सब प्रोसेस्ड मीट है ना, बिल्कुल जिसके ऐसे। अंदर आप चिकन या बीफ या मटन को आप खा रहे हैं और ऑब्वियसली साथ फैट्स भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब जंक फूड जो है ये एक नॉन रिस्क फैक्टर है इस कैंसर के डेवलपमेंट का। अच्छा, इसमें अभी तक आपने चिकन की बात नहीं की, चिकन से भी प्रॉब्लम होती है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। मीट इज़ जो भी हो, बीफ हो, मटन हो, रेड मीट तो है ही है, प्रोसेस्ड मीट, वो भी इटसेल्फ नहीं जो नहीं, है। अब देखिए आप, एक होता है प्रोसेस मीट, हम उसको कहते हैं ना, जैसे बाजार के खाने होते हैं, जी, एक जी। घर में जो खाना वो भी बनाया जाता है, प्रोसेस्ड है, आप उसको भी पका के खा रहे पका हैं, के उसको खाते भी हैं। हम प्रोसेस्ड मीट में ठीक लेते ठीक हैं। ठीक जी। ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, इसके बाद मैं अगली चीज़ पूछता हूँ, ये जो खास करके हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत शौक से पीते हैं, हुँ। इसका कोई असर पड़ता हो? देखें, इन सब चीज़ों के अंदर कार्सिनोजेन ज़रूर पाए जाते हैं। अगर बड़ी आँत का कैंसर नहीं तो बहुत से और कैंसर्स की जो डेवलपमेंट है वो इनसे लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली कहीं भी मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि कोल्ड ड्रिंक्स लेनी चाहिए। मैं खुद भी नहीं पीता, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके परहेज़ करें, क्योंकि इटसेल्फ ये और बहुत से कैंसर की बनने की वजह है। अच्छा चलें सर, हमें ना, मुझे जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मुझे समझ आ गई है, जो कि मैं समझाऊँ कि हम अगर, अच्छा बरी आंत के अलावा भी मैदे में प्रॉब्लम करता ही होगा ये भरा गोश्त, मतलब जो भी आपने गोश्त बिल्कुल, बताए हैं, बिल्कुल। मतलब अब मेरे ख्याल से मैदा और ये बरी आंत लिंक ही है, मतलब बिल्कुल, इंटरलिंक ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑलमोस्ट एक ही बिल्कुल। बात है। देखिए, जो आप खाते हैं, हाँ जी। वो आपकी खुराक की नाली से होते हुए मैदे के थ्रू बिल, सब में जाना है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे वो कुछ ना करे और इधर हाँ, कुछ करे। कुछ करे। ऑब्वियसली ये एक ऐसा केमिक आप कह लें इसको, हार्मफुल एक नुकसानदेह चीज़ है जो आपको पूरी आपकी जो सिस्टम है, जो आपका जीआई सिस्टम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम कर अच्छा, सकता है। ये थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ फिर मैं यहीं पे अभी भी मेरा माइंड स्टक है, जो अल्लाह ने कुछ चीज़ हमारे लिए हलाल की और बनाई है ना, वो नुकसानदेह नहीं हो सकती। हमेशा उसका एक्सेस यूज़ या मिसयूज़ हमें नुकसान बिल्कुल, पहुँच जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक एवरेज एज अगर सपोज़ करें किसी की 40 प्लस है, तो वो कितना मीट मन महीने में या 1 हफ्ते में, या मतलब जैसे 2 दिन में 1 दफ़ा ले लिया, कुछ तो इस तरह से गाइडलाइन दें? देखें, इसमें कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा खाएँगे तो ना खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो जनरल पॉपुलेशन को खाने का शौक तो है। तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार ले रहे हैं, व्हिच इज़ ओके, बट ओके। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई वो कह रहा हूँ कि जी अब आप हाँ, खाना शुरू कर हाँ। दें। रिस्क स्टिल देयर, स्टिल बट देयर। ऑब्वियसली अगर आप रेगुलरली 7 दिन खा रहे हैं हफ्ते में, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्क क्योंकि है। देखिए ना, बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, हाँ। प्रोटीन, क्योंकि देखें
मतलब अगर मैं फिर अपनी पूरी अपनी जो है ना हिस्ट्री घुमाऊँ, मैं डॉक्टर से मिला हूँ, किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। आपकी बॉडी को प्रोटीन तो लाज़िमन चाहिए, जो कि अंडे की सफ़ेदी से या फिर गोश्त से मिलता है, जिसमें आपका मसल्स आपको स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर मसल नहीं रहेगा तो जिस्म लटक जाएगा, हुँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हुँ। तो बगैर गोश्त के तो सर्वाइवल नहीं है। मैं देखिए, अगर वो सबको लेके चलूँ तो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हम लोग एज़ मतलब नेशन ना, हम वो रास्ता ढूँढते हैं जो हमें पसंद होता है। हाँ, हमने प्रोटीन्स हमें लगता है सिर्फ़ गोश्त से ही पूरा होता है। हाँ। प्रोटीन के और भी तो सोर्सेज़ हैं। जैसे सर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दालें हैं आपकी। देखिए दालों में वो उतनी उसमें स्टार्च भी होती है ना, वही न्यूट्रिशन वाली बातें याद आने मैं लग वही गई बताने मुझे। लगा हूँ ना। उसमें स्टार्च भी हाँ, होती है, जो कि आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना गोश्त होता देखें, है। प्रोटीन अंडे से भी आता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, प्रोटीन अंडे से, आपकी दालों से आता दालों है, से आता है, हाँ। ठीक है? प्रोटीन्स आपकी डिफरेंट मतलब अगर आप एक न्यूट्रिशनल के पास बैठे वो आपको एक पूरी लिस्ट दे हाँ, देगा। देता है, उसमें देता वो है। ज़रूरी नहीं है कि गोश्त को ऐड हाँ, करे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें सिर्फ़ प्रोटीन, सिर्फ़ गोश्त में नज़र अच्छा आता है चलें क्योंकि मैं हमें पसंद है ना। अच्छा असल में ना मुझे लगता है मैंने जो है ना थोड़ा-सा डिट्रैक हो गया हूँ। मैं थोड़ा-सा ट्रैक पे आके एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है अगर बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रह रहा है, तो वो इसका मतलब सही मिकदार में चल रहा है गोश्त खाने में? अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो डेफिनिटली उसको तो गोश्त खत्म कर ही देखें, देना। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है इसका तो मतलब है कि अब बात बहुत बिगड़ चुकी बात है। बहुत बिगड़ लेकिन चुकी अगर है। वो रेगुलर गोश्त खा रहा है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, तो तब दैट डज़न्ट मीन कि उसको हाँ, समझ गया। इजाज़त मिल गया वो खाता मैं रहे। ये समझ गया। कोलेस्ट्रॉल का अगर कैंसर के अलावा आप देखें तो ये आपकी जो दिल की दिल शरेयानें हाँ, हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपके जो हाँ, दिमाग की हाँ जी, शरेयानें ये बिल्कुल। उसकी ब्लॉकेज कर हाँ रहा जी, हाँ होता जी, है ये और वो पूरी अक्सर ब्लड हाँ में जी, नॉर्मल आ रहा होता है नॉर्मल आ लोगों रहा को। होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो चीज़ है जो जो बुरा आप कोलेस्ट्रॉल है, जो हाँ, हम बैड जिसे हम कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कहते हाँ। हैं, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत खतरनाक चीज़ हार्ट है। अटैक का चीज़ मतलब ये मुझे याद आ गया। वो मैंने एक पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर से पॉडकास्ट करता उन्होंने भी ये बताया था कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपको इसी तरह से एकदम किसी कोई भी हुँ, खून की नाली बंद होगी और आपको सीधा हार्ट अटैक। बिल्कुल अच्छा ऐसा है। चलिए सर, अब इसमें आते हैं सर्जरी की तरफ। जी। इसके ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली सी बात है, मेरे ख्याल से तो कुछ ही अदारे हैं जो इसको देख रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे लाहौर की बात नहीं कर रहा। तो इसका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव ही होगा। तो और दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा-सा गाइड करें, ये या एक्सपेंसिव है या नहीं है, और अगर है तो आसान है या मुश्किल है, बहुत लंबा है या बस बेसिक भी है? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी हमारी जनरल पॉपुलेशन में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता कि जी अगर हमें बड़ी आँत का कैंसर हो गया है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग अगर आप पेरिफेरी में जाएँ, गाँव वगैरह में जाएँ, देहातों में जाएँ, वो समझते हैं कि जी अगर कैंसर आ गया तो ठीक है बस अब कुछ नहीं हो सकता हुँ। और फ़रिश्ते ने जो है ना वो कागज़ उनका वो लिख दिया और अब शा शायद 80% मुझे भी यही लगता है। मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में भी बड़े वसवसे हैं। तो बस अब बुलावा आ गया है तो अब बस कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, इसका बिल्कुल ये काबिल इलाज है और अगर ये अपनी इब्तदाई स्टेज में पकड़ा जाए तो फिर तो इसका प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस बेसिकली हम कहते हैं कि किसी बीमारी का क्या आफ्टर 5 इयर्स उसके चांसेस उस मरीज़ के ज़िंदा रहने के क्या हैं इस बीमारी के साथ। तो सर्वाइवल बहुत अच्छा है इसका और ये बिल्कुल काबिल इलाज है। हाँ, एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, ट्रीटमेंट इसका थोड़ा-सा लंबा और कई दफ़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। बट ये एक ऐसा सफ़र है जिसका लंबा सफ़र है, बट सफ़र अगर आप कर लेते हैं, तो मंज़िल तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट अब बिल्कुल हमारे पेरिफेरी इवन जो तहसील हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर भी हो रहा है और अगर आप स्पेशलाइज़्ड सेंटर्स की बात करें, उसमें तो हो ही रहा है। और हम रेगुलर इसकी सर्जरीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। ये बेसिकली एक सर्जिकल बीमारी है। बड़ी आँत का कैंसर मोस्टली सर्जरीज़ से ही ठीक होता है, सर्जरीज़ को निकालना पड़ता है। हाँ, बहुत से केसेज़ में जिसमें थोड़ा-सा ये ज़्यादा फैला हो, तो हमें कीमोथेरेपी जो दवाई है, जिसके ज़रिए हम कैंसर के जो सेल्स हैं, उनको किल करते हैं, हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज में प्रेज़ेंट किया है। लेकिन बेसिकली एक सर्जिकल बीमारी है और उसको सर्जरी करके ही आपको ठीक करना पड़ता है। अच्छा, अब ये दूसरा, ये एक्सपेंसिव कितना? देखें अब जैसे कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल के ऊपर अब सेहत कार्ड आ चुका है। लोगों को एक बड़ी फैसिलिटी मिल हुँ। गई और सेहत कार्ड के आने से लोगों को जो ये ट्रीटमेंट है वो उनकी पहुँच में है। नन स्टिल
ये इतना महँगा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ऐसा ट्रीटमेंट है जो सस्ता भी है, बट ये अब लोगों की रेंज में आता जा रहा है। और अगर इसको हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल ये जो है ट्रीटमेंट लोगों की रेंज में है, और इसको हम सर्जरी के ज़रिए हर मिडल क्लास या अपर क्लास बंदे के लिए किया अच्छा जा सर, सकता है। जैसे कि ना बाकी सारी बीमारियों में मैंने देखा कि अब सर्जरी के लिए मतलब पूरा पेट चाक नहीं करना पड़ता, हुँ। अब ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे ये अलग, तो इसमें भी पेट चाक किए बगैर ये सारा ट्रीटमेंट हो जी, जी, जी। जाता है? आज से अगर आप 40-50 साल पहले की बात करें, तो ये ओपन चीरा करके जिसे हम चीरा दे के कहते हैं सर्जरी करना, जिसमें आप यहाँ से यहाँ तक पेट को खोलते हैं और सर्जरी करते हैं। लेकिन अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ आ गई हैं, जिसके ज़रिए हम छोटे-छोटे 2-3 कट्स के ज़रिए हम सर्जरी करते हैं और उसको निकालते हैं। और बेसिकली अब उससे भी एक नेक्स्ट आगे लेवल आ गया रोबोटिक सर्जरी, जिसमें रोबोट जो है, वो एक परफ़ॉर्म कर रहा है। और फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होती, क्योंकि चीरा नहीं मिला होता इतना बड़ा। उसकी रिकवरी जल्दी है, वो जल्दी उठ के घर जा सकता है हम्म। और नॉर्मल अपनी लाइफ़स्टाइल की तरफ आ सकता है। तो इसमें बहुत हमारे पास ऑप्शन लैप्रोस्कोपिक और ओपन के हैं। ऑब्वियसली लैप्रोस्कोपी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके इक्विपमेंट्स और वो चीज़ें। तो जो लोग ये नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, या जो खुद ये कहते हैं कि नहीं हमने ओपन करना है, तो हम उन्हें ओपन कर मतलब देते ऊपर हैं। चीरा देंगे, ओपन। नहीं चले अब बेसिक चीरा देके हो जाए, लेकिन हो तो जाए ना, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखें, कई दफ़ा कैंसर इस स्टेज पे होता है कि वो लैप्रोस्कोपिकली करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बड़ी आँत का कैंसर है और वो थोड़ा लोकली एडवांस है, मतलब वो आस-पास की उसने चीज़ों को पकड़ा हुआ है, या वो खुदा ना ख़ास्ता ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, रुकावट के साथ आया है, या वो फट गया है, तो उसके लिए फिर हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बजाय चीरा देकर उसको निकालना पड़ता है। तो चीरा जो ओपन सर्जरी है, उसकी वैल्यू तो हमेशा है। अगर आपको ओपन सर्जरी नहीं आती, तो आप लैप्रोस्कोपी के लिए भी कभी नहीं परफ़ॉर्म कर सकते। ठीक आपको ठीक ठीक, ओपन तो लाज़मी मतलब समझ गया। आनी चाहिए, और कई केसेज़ में ये ओपन करना पड़ता है हमें। अच्छा सर, इस ऑपरेशन के बाद मतलब रिकवरी टाइम पेशेंट की नॉर्मली कितनी देर होती है? हफ्ता 2 हफ्ते या देखें, बहुत लंबी चली मैं जाती अगर है? एक जनरल बात करूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी आँत का कैंसर है और उसमें हमने एक सर्जरी की है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आँत निकाली है हमने, तो हम पेशेंट को सर्जरी से 3 से 4 दिन रखते हैं, अगर मैं लैप्रोस्कोपिकली बात करूँ, और 3 से 4 दिन रखते हैं, और चौथे 5वें दिन अगर वो हवा या पखाना वगैरह उसको आ जाए, तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसके अंदर हम दूसरे दिन ही मरीज़ को लिक्विड डाइट अलाउ करते हैं, और फिर नॉर्मल डाइट की तरफ ले आते हैं, और चौथे 5वें दिन तो अगर मैं बहुत भी ज़्यादा कहूँ, तो सब ठीक रहे तो 5 से 6 दिनों में चलिए माशा। डिस्चार्ज हो अच्छा, जाता है। आखिरी दो एक दो सवाल हैं सर। इसके बाद क्या वो जो नॉर्मली लोगों को कि इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि बैग लगाना पड़ता है, वो जो पेट के बाहर बैग लगा देते हैं बड़ी आंत के हाँ, डिस्ट्रॉय होने के बाद? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, ये जब भी पेशेंट आता है ना, और ऑब्वियसली वो सर्च करके थोड़ा-सा आया होता है। अगर पढ़ा-लिखा पेशेंट है, वो अक्सर गूगल में बात करता है, वो पढ़ के आया होता है, या अगर कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं भी नॉलेज, वो एक सवाल लाज़मी पूछता है कि जी डॉक्टर साहब, मुझे बैग से मैं बच जाऊँगा? क्या मुझे सारी ज़िंदगी के लिए बैग तो नहीं लगेगा? देखें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली बड़ी आँत के कैंसर की बात करूँ, मोस्टली मेजॉरिटी केस के अंदर हम बैग से मरीज़ को बचा लेते हैं। हाँ, अगर एक मरीज़ मेरे पास इमरजेंसी में प्रेज़ेंट कर रहा है, और उसको रुकावट थी, या खुदा ना ख़ास्ता कैंसर परफोरेट फट गया है, तो उसके अंदर हमें वक़्ती तौर पे बैग लगाना पड़ता है, बट दैट वाज़ नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होता। उसको हम बाद में रिवर्स कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी हर केस में बैग लगता है, कुछ केसेज़ में बैग लगता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट बैग है, वो थोड़ा-सा आप समझ लें रेक्टम के कैंसर, रेक्टम बेसिकली जहाँ पे आपका पखाना स्टोर होता है, तो उसका लोअर रेक्टम का जो कैंसर है ना, जो आपकी पखाना जहाँ से निकलता है, आपकी उस जगह के पास है, तो उस केस में हमें कई दफ़ा परमानेंट बैग लगाना पड़ता है, अच्छा अच्छा वो अच्छा। ख़ास कंडीशन में। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ बड़ी आँत की बात करूँ, तो उसमें बहुत कम चांसेज़ होते हैं बैग लगने के। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और ये बताइए कि ये जो बड़ी आंत, मुझे जहाँ तक पता है कैंसर मतलब एक जख्म की बिगड़ी हुई हालत को कहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मली कहा जाता है कि कैंसर खत्म भी नहीं होता? मतलब अभी मैंने वैसे अपनी फैमिली में और मतलब जाने 2 लोगों को मैंने 100% रिकवर देखा है, जो कि लेकिन ये है कि वो साल 2 साल बाद जाके टेस्ट करवाते हैं और भी पता चलता है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हुँ। लेकिन मैंने ये पहले कहीं सुना था कि कैंसर जो है एक दफ़ा हो जाए तो फिर ये जान नहीं छोड़ता। इसके बारे में आप देखेंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है।
कैंसर पे नज़र रखनी पड़ती है। आप ऐसा भी नहीं है कि जी अगर आपका कैंसर में क कंप्लीट इलाज हो गया है, तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ कि जी मुझे नहीं हो सकता। कैंसर में टेंडेंसी होती है वापस आने की। इसलिए हर कैंसर का एक फ़ॉलो-अप सर्वेलेंस प्रोग्राम है, जो दुनिया भर में मुख्तलिफ गाइडलाइंस में फ़ॉलो किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ ये बड़ी आँत की, तो हम इसको 5 साल तक मैं शौकत खाना में थे जब हम इसको 5 साल तक फ़ॉलो करते थे। मतलब हम हर 6-6 माह बाद पेशेंट का ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन करवाते थे। पहले 2 साल और फिर हम पहले साल, तीसरे साल और 5वें साल कोलोनोस्कोपी भी करवाते थे। तो इस पे नज़र ऑब्वियसली रखनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है आप कब तक रखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी आपका कैंसर डिज़ीज़ फ्री हो गए तो ये वापस नहीं आ सकते। बहुत से कैंसर्स होते हैं जिनमें रिकरेंस यानी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से कैंसर जिसमें जो आने के चांसेस कम होते हैं। किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि जी ज़ीरो रिस्क है वापस आने का। देयर इज़ ऑलवेज़ सम रिस्क। तो आपने नज़र ज़रूर रखनी है और उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली इस पे नज़र रखनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, कितने परसेंट आपने वापस आते देखा? मतलब अगर आपने लोगों को 100 लोगों को टेस्ट करवाए 5 साल तक, कितने परसेंट लोगों देखिए को? ये डिपेंड करता है कौन-सी स्टेज है। अगर आपने स्टेज 1 पे कैंसर किया है, तो उसके चांसेस कम है। स्टेज 2 पे अगर आपने कैंसर को ऑपरेट किया है, उसके चांसेस स्टेज 1 से ज़्यादा हैं। स्टेज 3 पे किया, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेज 4 के उससे ज़्यादा चांसेस। तो इसके डिफरेंट डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पे है। और ये डिपेंड करता है कि जब आप फाइनल उसकी बायोप्सी करवाते हैं, जो आप पूरा निकालते हैं, उसको आप टेस्ट के लिए भिजवाते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसकी बेस पे आप ये लेबल करते हैं कि जी ये स्टेज 1 था, स्टेज 2 था या स्टेज 3, 4 था। जो भी स्टेज आती है, आप मरीज़ को ये साथ एक्सप्लेन करते हैं कि जी इसमें 60% चांस है वापस आने का, इसमें 50% चांस है, इसमें 30%। तो ये डिफरेंट रिस्क जो परसेंटेज है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। अच्छा सर, मेरे जितने भी क्वेश्चन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं पूछ सका, या ऐसी चीज़ जो कि जनरल पब्लिक को जी। ज़रूर पता होनी चाहिए, कोई अवेयरनेस, तो वो बता दें प्लीज़। देखिए, मैं एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है लोगों से और ये सिर्फ़ इस कैंसर नहीं, हर कैंसर में कि बहुत सी अलामात होती हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ़ में हो रही होती हैं। काइंडली उसको कभी इग्नोर ना करें। हमेशा डॉक्टर को चेक करवाएँ। अगर आप इग्नोर करेंगे, कई दफ़ा खुदा ना ख़ास्ता हो सकता है कि अगर वो कुछ ना हो, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता वो कुछ निकल आया और आपने लेट हो गए, तो फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। किसी ने, डॉक्टर ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अगर हम टेस्ट करवाएँ और वो ठीक आ जाए तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। देखें, ये वही बात है ना कि हम गाड़ी, मकान, कपड़ा, उस पे पैसे ज़रूर लगाते हैं, बड़ी खुशी से लगाते हैं। लेकिन जब अपनी सेहत की बारी आती है, तो हमारी कोशिश होती है कि ना ही कुछ हो, ना ही कुछ करना पड़े। जो जिस चीज़ की वजह से आप सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज़िंदगी का मज़ा है, वो तो आपकी सेहत है बिल्कुल ना। ऐसे ही। तो सेहत को कभी भी ईज़ी ना लें। एक विज़िट ही है ना डॉक्टर के पास, किसी के पास चले जाएँ। खुद से उसको ना काइंडली ट्रीट करें और समझें कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक भी अलामत आ जाए, जैसे मैं अगर बड़ी आँत की बात करूँ, अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता पखाने के रास्ते ब्लड आया है और एक दफ़ा ही आया है और बेशक उसके महीने बाद नहीं आ रहा, वो एक दफ़ा भी अगर आया है तो उसको इग्नोर मत करें, ज़रूर चेक करवाएँ। कुछ ना निकला, आपको तसल्ली है, आप आराम से सो जाएँगे और अगर कुछ निकल आया खुदा ना ख़ास्ता, तो आपने चूँकि अर्ली उसको दिखाया है, तो ऑब्वियसली उसका इलाज बिल्कुल ऐसे काबिल ही। इलाज है। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, वहम या सवाल है उसे दूर किया जा सके। इस पॉडकास्ट को अपने रिश्तेदार, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वो बेसिक अवेयरनेस और नॉलेज है जो लोगों को पता होना ज़रूरी है। शुक्रिया।